नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में, और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। हरियाणा विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चली है। एक महीने से भी कम का समय बचा है और नामांकन का प्रदेश भर में शोर चल रहा है। एक तरफ विधानसभा की अनौपचारिक बैठक के साथ विधानसभा भी भंग हो चुकी है। नायब सिंह कार्यवाहक सीएम बन चुके हैं। नामांकन के लिए बस एक दिन का समय बचा है, लेकिन अभी तक पार्टियों ने अपनी अपनी फाइनल लिस्ट प्रत्याशियों की जारी नहीं की। टिकट की आस में नेता टकटकी लगाए बैठे हैं, लेकिन पार्टियां फाइनल लिस्ट अभी तक जारी नहीं कर पा रही हैं। कई नेता तो बिना टिकट के ही नामांकन दाखिल कर रहे हैं। ये हाल है फिलहाल कांग्रेस का। 2 कांग्रेस सांसदों ने बिना टिकट घोषित हुए ही अपने बेटों के नामांकन भरवा दिए हैं। इसमें राजस्थान से राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला और हिसार से सांसद जयप्रकाश जेपी शामिल हैं। सुरजेवाला ने अपने बेटे आदित्य सुरजेवाला का नामांकन कैथल से और जेपी ने अपने बेटे विकास सहारण का नॉमिनेशन जो है कलायत से दाखिल करवाया है। इन नेताओं का ये भी कहना है कि उनके बेटों की टिकट पक्की है। जेपी ने तो ये तक कहा कि वो ही कांग्रेस हैं, लिस्ट आएगी तो उसमें हमारा नाम जरूर आएगा। वहीं सुरजेवाला ने बेटे के नामांकन के बाद भीड़ इकट्ठी कर अपनी ताकत दिखाई, जिसे देखकर के सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस में टिकट नहीं मिलने के डर से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, या फिर हाईकमान से आगे बढ़कर ही फैसला किया जा रहा है, या फिर टिकट तय है, बस घोषणा की देर हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जिन्हें टिकट मिल चुके हैं वो जोरों शोरों से नामांकन कर प्रचार कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अनिल विज, जेपी दलाल समेत कई दिग्गजों ने आज भी नामांकन भरवाया। वो भी लिस्ट निकालते हैं, कभी 2 की निकालते हैं, कभी 4 की निकालते हैं। पार्ट्स के अंदर प्रत्याशी को ढूंढ करके तब जाकर के वो अपनी लिस्ट को निकाल रहे हैं, क्योंकि मालूम है हरियाणा प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है। कांग्रेस की दुकान खाली हो चुकी है और उसके पास झूठ से सिवाय और कोई सामान नहीं है। और आने वाले समय के अंदर हरियाणा प्रदेश के लोगों ने तय कर लिया है कि तीसरी बार हरियाणा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में, उनके दिशा निर्देश के अंदर हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ आ रही है। लोगों का मन बना लिया है और कांग्रेस का जो भ्रष्टाचारी चेहरा था वो लोगों के सामने है। वो अंतर भी देख रहे हैं कि 10 वर्षों के अंदर क्या क्या काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं और कांग्रेस ने क्या क्या किया, उसका अंतर वो देखिए, कांग्रेस पार्टी धड़ों का समूह है। उनमें जिस दिन से चुनाव आयोग ने चुनाव घोषित किए हैं, उसी दिन से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। एक दूसरे को चित करने की और एक दूसरे को नीचा दिखाने की लड़ाई चल रही है। और वो किस अंजाम तक पहुंचेगी वो जनता जानती है। सर देखो, एक बात साफ है, हरियाणा में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। इस बीच में वोट काटियो तो बच जाइयो। 5 साल पहले वोट काटू ले गए थे 10 सीट, सरकार जाती रही। ईब का एक भी वोट व्यस्त नहीं करनी, एक भी वोट काटू दे दी तो नुकसान किसका होगा। फिर वही साजिश रची जा रही है। पहला एक था, अब दूसरा मिल रहा है बीजेपी की बी टीम में, और बीजेपी उनके कैसे टिकट दे रही है। तो इन वोट काटों से बच लियो भाई। तमाम मुद्दों पर आज भी हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा देती हूं। संजय कुमार, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश शर्मा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और राजवीर रोहिला जी, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल संजय जी आज आपसे लेना चाहूंगी। 24 घंटे का मात्र समय बचा है नामांकन में, आपकी फाइनल लिस्ट अभी भी नहीं आई है, और कितना इंतजार करना पड़ेगा नेताओं को, प्रत्याशियों को? देखिए, आपने खुद नामांकन लोगों ने करने शुरू कर दिए हैं और मेरा ख्याल 50 सीटों पर हो गया। और जो मेरी जानकारी 2-4 सीटों को छोड़ के बाकी सब पे जो है वो लगभग जो है वो बातचीत हो चुकी है, फाइनलाइज हो चुका है। और वो मेरा ख्याल है कि आज शाम तक जो है, ये रात को कुछ जो है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक मैं रिपोर्ट सुन रहा था जिसमें ये कहा गया कि लोगों ने बिना जो है वो पर्चा भर दिया।
देखिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चाहे चुनाव लड़ा या नहीं लड़ा या लड़वाए, मैं लगभग 85 से एक्टिव। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। जितने एस्पिरेंट्स होते हैं वो फॉर्म भरते हैं और तक आ जाता है। संजय जी मैंने सवाल नहीं किया, आपने जवाब दे दिया है, अच्छी बात है, लेकिन आपकी आवाज कट रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि जब आपकी आवाज सही हो जाए तो आप उसका जवाब दे तो बेहतर रहेगा। मैं फिलहाल दूसरे मेहमान के पास जा रही हूँ, संजय जी की आवाज थोड़ा सा सही करें। और भी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राजवीर रोहिला जी, एक दिन से भी कम का समय है और अभी तक फाइनलाइज नहीं की है बाकी पार्टियों ने पूरी प्रत्याशी। आपके 2 से 3 ही रहे थे, जिसमें से तय था कि एक सीट उसमें आरएलडी को जानी है, माफ कीजिएगा आरएलडी नहीं, एक जो क्षेत्रीय पार्टी है उसको जानी है। तो ऐसे में बाकी पार्टियों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्यों देरी हो रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि 2-2, 3-3 के नामों के साथ वो लिस्ट दे रहे हैं, इसका मतलब वो जान रहे हैं कि हम हार रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इसका सबसे बड़ा कारण? नमस्ते साथियों को राम राम। मेरी आपके दर्शकों को भी मेरी राम राम। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपनी एक लंबी लिस्ट निकाली थी, सबसे कैंडिडेट की। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि हमें अपने ऊपर भरोसा, अपने कार्यकर्ताओं को भरोसा, अपने नेताओं में भरोसा है। लेकिन कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो एक गठबंधन के उसमें थी, भाई गठबंधन हो जाएगा तो उसी हिसाब से चीजों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो जो इनके आपस से तलाश करके मामला राघव चड्ढा बावरिया वो मामला सिरे से डाली, तो इसलिए इन्होंने मजबूरी में वो क्या बोलते हैं उसको अपनी लिस्टें निकालनी पड़ रही है आम आदमी पार्टी को। लेकिन कांग्रेस का तो अलग ही झमेला चल रहा है। इनके तो अभी तक 41 कैंडिडेट क्या बोलते हैं उसको घोषित किए कर पाई ये लोग, जिसके बीच में बावरिया जी को बीपी हो गया और उनको एम्स में भर्ती होना पड़ा। कहीं से जूम से मीटिंग करके आपस में जुड़ रहे हैं, लेकिन इनका कुछ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि इनका जो एक आपस में जो द्वंद है, और ये कांग्रेस में हमेशा से आज से नहीं है ये, लेकिन कांग्रेस में जो द्वंद चल रहा है ये है वो ग्रुप पार्टी। मतलब मैं अपने लोगों को कितने टिकट दिलाऊं, अपने लोगों को कितने टिकट दिला पाऊंगा, किसकी कटवा सकता हूं। आज जो व्यक्ति ने जो बयान दिया क्षेत्र में खिलाफ के कोई जहां कोई टिकट का कोई मसला था, तो वो भी इनका सोचने का विषय है कि इनके नेता के अंदर उभर जा रहा है, क्योंकि आधिपत्य की लड़ाई है, यानी कि कब्जा कौन करेगा। जी का अपना एक हिसाब चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मान के चलो जो कांग्रेस की जो गुटबाजी है, और लोग तो ये मजाक बनाने लगे, भाई रात में मतलब के नाम मैं इतना सो जाता हूँ, इतना टावर जगा दिया मेरे को। तो आज हरियाणा में जो कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी पुरानी पार्टी अपने आप को कहते जो 50-60 साल सत्ता में रही है हरियाणा में, अब उसकी हालत हो गई कि उसके ऊपर लोग मजाक बनाने लगे उसके। और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कांग्रेस में आज डर का माहौल है। आप एक बात और देखिए, हमारे जो नॉमिनेशन में हमारे शीर्ष नेतृत्व से नेता आ रहे, लेकिन इनका यहाँ केंद्र से कोई नेता नहीं आ रहा। जो लोग भर रहे हैं अपने हिसाब से, रात को फॉर्म तैयार करके सुबह चिपका जा रहा है, वो दिन में जा रहा है। लेकिन आज एक आध नेता इनका जो स्थानीय नेता है केंद्र से उठा तो वो लोग इनके साथ जा रहे हैं। केंद्र से इनको कोई सहयोग नहीं मिल रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इनका सीटों का पेज फंसा हुआ है ना, वो इनको आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें इनको देखने को मिलेगा कि बाकी कितने होते हैं। असल बात है बाकी की, क्योंकि जिन लोगों से 2,500 लोगों से इन्होंने 20,000 रुपये इकट्ठे किए थे सर्वे के नाम पे, तो उसमें बावरिया जी ने जो बोला वो भी एक पब्लिक डोमेन में कि बेटे आपकी मतलब अध्यक्षा पर खड़ा नहीं कर पाया। तो कहने की ये सवाल उठता है कांग्रेस पार्टी पे कि कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है वो निष्क्रिय है, बिल्कुल उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति की चल रही है। आपसे चर्चा करती हूँ, लेकिन एक बार फिर से संजय जी आपके पास आना चाहूंगी। वर्चस्व की लड़ाई है सिर्फ कांग्रेस में, ये बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है, और यही अनिल विज भी कह रहे हैं कि भाई धड़ों में कांग्रेस पहले से बढ़ चुकी है, धड़ों के हिसाब से काम हो रहा है, वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और बाकी कुछ नहीं है पार्टी में। कांग्रेस पार्टी एक है। मैं फिर ये कह रहा हूं कि ये ठीक है कि हमारे यहाँ ज्यादा स्टार मार्ट लीडर हैं, क्योंकि जैसा राजदीप भाई ने बोला, कांग्रेस जो है वो हरियाणा में नहीं, आज की डेट में हिंदुस्तान में सबसे पुरानी पार्टी है। तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो है वो कंटेंडर कैपेबल लोग ज्यादा हैं, तो इसलिए जो है उनके अंदर किसी किस्म की बातचीत होना या उनके अंदर एक पॉजिटिव जो कंपटीशन है वो होना, वो कोई गैर स्वाभाविक बात नहीं है। लेकिन हमारी जो है वो इस किस्म की सिर फुटौल नहीं है जैसी जो है वो मेरा ख्याल है कि और पार्टियों की आपके सामने नजर आ रही है। कोई आरोप लगा रहा है 100 करोड़ में टिकट बिक रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हमारे अभी तक आपको
ऐसी कोई जो है हलचल बेचैनी जो है वो नजर नहीं आएगी। हाँ, नहीं तो फिर सुना। हाँ जी, लेकिन ये बताइए ना कि टिकट का ऐलान नहीं हुआ, वहां नॉमिनेशन हो रहा है, पूरा भरोसा है टिकट मिलेगा, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि पार्टी देर कर रही है? या तो बता दिया है कि भाई आपको टिकट मिलेगा, आप निश्चिंत हो जाइए, या तो ऐसी कोई बात चल रही है? अगर ऐसी बात है, तय हो ही चुका है, तो फिर ऐलान में देरी क्यों है? अब किसका इंतजार हो रहा है? अब तो ये भी स्पष्ट हो गया कि आम आदमी पार्टी के साथ आप गठबंधन नहीं करेंगे। मैं अपने ओपनिंग रिमार्क्स में यही कह रहा था कि मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से 1985-86 से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा रहा हूं, और ये कोई पहली मर्तबा नहीं होता। जितने कंटेंडर होते हैं उनमें से जो शॉर्टलिस्ट किया जाता है उनको कहा जाता है कि भाई आप पर्चा पहले भर दीजिए, डिसीजन होगा, टिकट आ जाएगा, और एक सीट के ऊपर 2 कैंडिडेट तो वैसे ही रखे जाते हैं। एक जो है वो जिसको हम समझते हैं कि ये हमारी बेट है, और दूसरा जो है वो कवरिंग कैंडिडेट होता है। और मेरी जानकारी भी ये है, जो लोग नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं उन्हें कंफर्म किया गया है कि भाई आपकी जो टिकट है वो कंफर्म हो चुकी है, और ये आज रात तक सारा जो सिनेरियो है वो क्लियर हो जाएगा। जहां तक वो लड़ाई झगड़े वाली बात है ना, वो 16 तारीख के बाद देखा जाएगा किस पार्टी में कितनी होती है, जब विड्रॉल हो जाएगा, स्क्रूटनी खत्म हो जाएगी। जी चलिए ठीक है। राजवीर जी, कितना सहमत है इस बात से? इन्होंने कहा कि ऐसा हो जाता है, पार्टी कह देती है आप नामांकन कर लीजिए, हम कर देंगे जारी। अब 1 दिन का समय बचा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा है, ये कह रहे हैं। संजय जी का बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ, हमारे अनुभवी है, मैं इनको नीति नहीं जानता, लेकिन जो इनकी भाषा चली है वो बड़ी अच्छी है, तो मैं इनको सैल्यूट करता हूँ इस बात के लिए। 10 लोग अर्जित हो सकते हैं। विकास सारण और श्वेता ढुल दोनों ने नॉमिनेशन किया है कैथल में सर, किलाट विधानसभा के लिए। ऐसे ही और जगह हो रहा है, आप कहाँ डिफेंड करोगे इन लोगों को? वो छाछ तो बोला छालनी में कैसे बोल रही जिसमें बेहतर सीट हो, कहीं ना कहीं जो आप ठेकने लगाने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं जो आप इनको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो उनसे कुछ होने वाला नहीं है। जनता सर समझ रही है सर कि आप लोग 10 साल से संगठन खड़ा नहीं कर पाए, आप लोगों ने किसी प्रदेश अध्यक्ष ने अपना ट्रम पूरा नहीं किया। यहाँ जो चल रहा है वो आप हरियाणा की राजनीति से शायद डायरेक्ट जुड़े हुए नहीं है। यहाँ ग्रुप, यहाँ तो जो एक गुलाबी गैंग है वो सक्रिय हो जाता है जब भी दबाव बनाना होता है, जब भी केंद्र में दबाव बनाना होता है। गुलाबी गैंग की आप बात कर रहे हैं, गुलाबी गैंग की आप बात कर रहे हैं। राजवीर जी, मैं आगे आपसे चर्चा करूंगी क्योंकि आपकी आवाज में भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है। नरेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, मैं सोच रही हूँ कि एक सवाल उनसे पहले ले लूं, तब तक आपकी आवाज सही करवा दे रहे हैं। नरेश जी, आवाज आ रही मेरी? जी आवाज आ रही है। नरेश जी, वही सवाल आपसे भी, 1 दिन से भी कम का समय और कितना इंतजार, कब तक जारी? नहीं, आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई इंतजार नहीं है। आपने देखा कि हमने 70+ जो है कैंडिडेट की ऑलरेडी लिस्ट डिक्लेयर कर दी है, और मोस्ट प्रॉब्ली अभी थोड़ी देर के अंदर जो है 9 बजे से पहले हमारे जो बाकी कैंडिडेट है उनकी टिकट भी डिक्लेयर हो जाएगी। और टिकट डिक्लेयर होने के लिए वो जो हमारे दोनों के बीच से जो गठबंधन था उसकी वजह से शायद ये डिले रहा, तो कई सीटों पर जो रजामंदी नहीं रही उसकी वजह से इन सीटों के डिक्लेयर के लिए हमारी पार्टी भी थोड़ी बैकफुट पे आई। और लेकिन हमने जो है अपने सभी कार्यकर्ताओं को, जो आपने देखा होगा, सारे बहुत शिक्षित जो कार्यकर्ता है जो जमीन पे 5 साल से मेहनत कर रहे थे, हमने उनको टिकट दिया। हमने 1 या 2 को छोड़ के जो बाहर से आए, जो भी जिनको आप जिताओ, नहीं तो हम अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास कर रहे हैं और पार्टी हमारी पूरी मजबूती के साथ हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ेगी। आपने देखा कि और पार्टी जिस हिसाब से काम कर रही है उसके हिसाब से हमारी पार्टी का कार्यशैली बहुत अलग है। आपने हमारे देखा रोड शो भी हो रहे हैं, हमारी जो रैलियां भी हो रही हैं, हम अपने काम पे नहीं हुई कभी भी, हमने अपने काम पे फोकस रखा, ऑलरेडी जनता के मुद्दों को उठाते रहे। और जनता के बीच में आपने पहली बार देखा होगा कि कोई भी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को लेगी और पार्टी की तरह वेट कर रही थी। ये तो हम अपनी सीटें बहुत पहले ही डिक्लेयर कर देते रही, गठबंधन की बात ना होती। और हम अपने कार्यकर्ताओं को विश्वास करते हैं क्योंकि उनको, अगर जो कार्यकर्ता ने मेहनत की है उनको उसका अधिकार मिलना चाहिए। और जो कार्यकर्ता अपने क्षेत्र के अंदर मेहनत कर रहा था, जैसा कि लीड जा रहा था, उसको उसका अधिकार मिलने के बाद वो सीट पे लड़ेगा तो मजबूती से लड़ेगा। और एक पार्टी का चेहरा है क्योंकि उसने मेहनत की है और मेहनत करने के बाद भी इसे फल मिल रहा है। फल मिलने के बाद उसे पता है कि एक मजबूती से कि आप जनता के बीच में एक मैसेज देते हैं कि यह जो पार्टी है, पार्टी ने अपने कार्यकर्ता को वो टिकट दिया और कार्यकर्ता को विश्वास आता है ताकि वो जनता की आवाज भी उठा सके। और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता तो वैसे भी क्रांतिकारी है, आप जमीन के मुद्दे उठाते रहते हैं, हमेशा से ही बात रही है कि, और आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ काम कर रही है और इस चुनाव के अंदर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेगी क्योंकि आम आदमी पार्टी जो जमीनी मुद्दे हैं और किसी पार्टी ने नहीं उठाए,
जो भी किसानों का मुद्दा है, किसानों के लिए जो आंदोलन में बैठे उसके लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह संघर्ष रही। आपने देखा कि पहलवानों का मुद्दा रहा, उसके लिए भी हम दिल्ली तक गए। उसके बाद आपने देखा कि अभी जो सरपंचों को जो हुआ उसके केस के अंदर भी बहुत सारे मुद्दे जो आम आदमी पार्टी ने पूरी जोर शोर से उठाए थे। आम आदमी पार्टी हमेशा संघर्षरत रही है और हरियाणा की जनता के मुद्दों के लिए काम करेगी। जो हरियाणा के अंदर जो बहाली कौन से मुद्दे इस बार लोगों का वोट जीत ले जाएंगे ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन एक सवाल ये भी यहाँ पर है, क्योंकि गठबंधन का बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि आपका होने वाला था, नहीं हुआ, तो तमाम तरीके की बातें इसमें निकलकर सामने आ रही है। तो क्या सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी या किस पर बात नहीं बनी? क्योंकि कांग्रेस वाले अब क्षेत्र में जाकर के खुलेआम ये कह रहे हैं कि मुकाबला सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में है, बाकी जितनी पार्टियां हैं ये सब वोट कटुआ पार्टियां हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है। तो क्या वोट शीट शेयरिंग पे बात नहीं बनी? जिस पार्टी के साथ आप भरोसा करके गठबंधन करने जा रहे थे, कवायद कर रहे थे गठबंधन की, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आपने मना कर दिया गठबंधन करने से, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि नहीं हम सक्षम हैं। क्योंकि हम अपनी पिक्चर सबको पूरे देश ने देखी है। जहां हम गए मजबूती से चुनाव लड़ा है। दिल्ली के बाद पंजाब जीत लिया, पंजाब के बाद गुजरात के अंदर मोदी के घर के अंदर गए, तो कांग्रेस तो वहां पे भी थी, कांग्रेस का घर था। हम तो पहली बार चुनाव लड़े थे, बहुत मजबूती से आपने देखा था कि वहां हमने जितनी वोट शेयर ली, वोट शेयर और पहली बार में हमने 15-20% वोट शेयर पहुंच गए। 40 लाख के ऊपर वोटर हमारे को वोट करके गए हैं। वहां पे 5 MLA बनाए हमने। गोवा के अंदर देख लीजिए, गोवा के अंदर भी यहाँ बात क्यों नहीं बन पाई? यहाँ बात क्यों मध्य प्रदेश के अंदर देख जी, यहाँ बात क्यों नहीं बन पाई? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं ना, जो हमें कोई काम आके आपने की कोशिश मत करी ना काम, हम तो अपने आप रिजल्ट दिखाएगा। क्योंकि पंजाब के अंदर भी जहां आपने सर्वे को नहीं दिखाया, 3 दिन तक मीटिंगें चली। हम ये पूछ रहे हैं कि 3 दिन तक मीटिंगें चली, सारे वरिष्ठ नेता बैठे साथ में, बातचीत हुई, तो कहां बात नहीं बन पाई? क्या सच में शीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई या फिर कुछ और कारण रहा? नहीं, बिल्कुल इसके अंदर जो है शीर्ष नेतृत्व को नकार दिया गया कांग्रेस के द्वारा। मैं क्लियर अपनी स्टेटमेंट बताना चाहता हूँ कि क्योंकि कई चीजें जब राहुल गांधी जी छेड़ी, मैं स्वागत करता हूँ राहुल गांधी जी ने पहल की और इसका स्वागत भी करना चाहिए। क्योंकि जब हम इंडिया लाइन के पार थे तो उन्होंने एक अच्छी पहल की थी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गुट के द्वारा जो ये फैलाया गया, भ्रम फैलाया गया कि, क्योंकि आप ये खुद सोचिए, मैं कांग्रेस का सवाल पूछना चाहता हूँ कि लोकसभा के अंदर भी सवाल है, उनका संगठन कहाँ है? कोई जिलाध्यक्ष नहीं है, कोई प्रदेश का नेतृत्व नहीं है, सिर्फ 3 या 4 लोगों को सीट चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं। मैं कहता हूँ कि यार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उनके बेटे को तो सबको चाहिए, उनको राज्यसभा भी चाहिए, उनको विधानसभा भी चाहिए, सारा कुछ चाहिए, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को हक क्यों नहीं दिलवा पा रहे? आप अपने 5 साल के अंदर या 10 साल के अंदर इस संगठन के लिए आपने अपने कार्यकर्ता को हक नहीं, आप कार्यकर्ता को हक नहीं दे पाए तो फिर आप कैसे दे पाएंगे जनता को? आप ही बताइए कि अभी तो ये शीट शेयरिंग की बात कर रहे थे, शीट शेयरिंग के लिए आप खुद बताइए कि यहाँ पे क्या आ रहा? अभी आप अगर डिक्लेयर कर दे 2 दिन पहले तो कांग्रेस के अंदर से बनते, क्योंकि कार्यकर्ता है नहीं, किसी के क्या कार्यकर्ता के दम पे आप वोट मांग रहे, किसी के पास पदाधिकारी बनाया हो, कहीं भी कुछ है। अगर उस संगठन के लिए बात करते तो हम कह रहे हैं, हम गर्व से कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने अपने संगठन को दिया। हार और जीत तो जनता डिसाइड करती है कि ये डिसाइड नहीं करता कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है या आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला है। जनता डिसाइड करती है कि ये मुकाबला किसके बीच है। जनता के बीच जो जनता के बीच आवाज खड़ा कर आवाज उठाता रहा है, उसकी आवाज के लिए जनता किसको वोट करेगी? यानी सीधे तौर पर आप भी परिवारवाद पर ही सवाल उठा रहे हैं, संगठन पर ही सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस के अंदर? नहीं, परिवारवाद पे नहीं, संगठन के ऊपर। मैं परिवारवाद पे कभी वो नहीं कर सकती कि परिवारवाद के लिए नहीं, तो आपने ये कहा ना कि हुड्डा जी को ही चाहिए राज्यसभा भी, उनके बेटे को ही चाहिए लोकसभा भी, तो इस तरीके की बात, तो ये तो परिवारवाद। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस को कि उसके वर्कर को भी कभी उसका हक दिलवा देते 10 साल के अंदर। यानी कि कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रख रही है कांग्रेस, सीधी सी बात है। और मैं ये 90% कहता हूँ कि आप 3 बार से 4 बार के वही रिपीट कैंडिडेट हैं जो हुड्डा साहब के पास में, कोई नया चेहरा नहीं आ रहा। आप पूरी लिस्ट देख लीजिएगा। यानी एक बार जो खास बन गए फिर उनको सालों साल टिकट मिलेगा, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, खास उन्हीं को तो नकार दिया गया, 2-3 बार उन्हीं को नकार दिया गया और फिर से उसी को थोपा जा रहा है। मैं कहता हूँ नए युवा को लेके आइए ना, मैं कहता हूँ 1 या 2 सीट नए युवा को चांस दीजिए। अगर आपका संगठन होता तो शायद उससे भी बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले युवा आपके साथ आते। तो क्या ये वजह रही गठबंधन नहीं होने की? युवा के प्रदेश की टीम होती, भाजपा जो है आपकी जो लोकल टीम होती, जो जिले की टीम होती, शायद उसके अंदर बहुत अच्छे प्रदर्शन करने वाले नेता होते। तो उनके प्रदर्शन करने से जो पुराने नेता है उन्हीं के ऊपर आप रिपीट करते जा रहे हो, वही हारे हुए हैं पिछली बार। कई गंभीर मुद्दे उठा रहे हैं, इसको मान रहे हैं ना आपकी गठबंधन नहीं होने की ये भी वजह बनी, जो कमियां आप बता रहे हैं? बिल्कुल, मैं तो ये मानता हूँ। चलिए ठीक है, आप मानते हैं तो मैं इस पर जवाब जरूर लूंगी संजय जी से। खैर रोक रही हूँ यहाँ पर आपको एक छोटे से ब्रेक के लिए, तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 7042404040 पर कॉल करिए। ओ पीछे देखो पीछे, नुए हमने 5-6 करती आई है अब पहले की सरकार, कदे हमने बांट के कदे आपस में लड़वा के, पर जब तक हमने बीजेपी पे वोट दिया है ना, हम नॉन स्टॉप आगे बढ़ते गए हैं। स्पोर्ट्स में आ गए, स्टार्टअप में आ गए, खेती बाड़ी में आ गए, हर इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गए। जब तक हमने अपनी बीजेपी पे इतना विश्वास है, ना कि इन परिवारवादियों की पिछड़ी हुई सोच पे। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पे विश्वास। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए चर्चा में आगे बढ़ेंगे। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। चर्चा में आगे बढ़ते हुए संजय जी, आपके पास आना चाहूंगी। तमाम जो आरोप लगे हैं, जिनके साथ प्रदेश में गठबंधन बनाने चले थे आप, उनके साथ चर्चा आपने की। अब तमाम सारे वही आप पर सवाल उठा रही है। गठबंधन, आपका संगठन सही से काम नहीं कर रहा है, कांग्रेस नए कार्यकर्ताओं को मौका नहीं दे रही है, जो एक बार जुड़ गए हुड्डा जी से उनके करीबी, उन्हीं को रिपीट किया जा रहा है। तो ये सब क्या है? दो पॉलिटिकल पार्टीज जो नजदीक हो, उनमें हमेशा जो सहमति हो जाए। संजय जी, आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही। संजय जी की आवाज सही करेंगे, शायद ऑडियो में कोई तकनीकी खामी है। चलिए ठीक है, संजय जी आपकी आवाज सही करवा रहे हैं। आपकी आवाज अगर लोगों तक पहुंच नहीं पाएगी तो कोई अर्थ नहीं बोलने का। थोड़ा सा रोक रही हूं आपको। राजवीर जी, लौटकर आपके पास आना चाहूंगी। किसी गुलाबी गैंग की आप बात कर रहे थे, आपकी बात भी पूरी नहीं हो पाई थी। बात करना चाहूँ कि हरियाणा में जो आधिपत्य की लड़ाई चल रही है ना कांग्रेस में, उसमें कई पावर सेंटर है। अब आप ये बताइए, हुड्डा जी के पास हजारों लोग गए टिकट के लिए, दिवेंद्र के पास गए, मल्लिकार्जुन के पास गए, अजय माकन जी के पास गए, बावरिया जी को तो बीपी हो गया था। तो गुलाबी गैंग वाली बात है, ये बात समय समय पर साबित होती रहती है। जब भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दिवेंद्र सिंह हुड्डा उनकी टीम को कोई दबाव बनाना होता है तो वो अपनी पगड़ी निकाल लेते हैं। और ये हरियाणा में बहुत बड़ा सिंबल है, क्योंकि राजनीति बहुत सी चीजें सिंबॉलिक भी होती है। अभी 10-15 दिन पहले भी वो पगड़ियां नजर आई थी। अगर ये जो सीटों में कोई गड़बड़ होगी तो फिर नजर आ जाएंगी वे। तो ये हरियाणा में एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। आप यहाँ रैंडमली धरातल पे चेक करके देखना, कोई भी बता देगा आपको भाई ये गुलाबी पगड़ी वाला मसला क्या है। ये क्या है कि ये लोग हाईकमान को दबाव में रखते हैं और हाईकमान इनके दबाव में, हमें नहीं पता किस दबाव में है वो, लेकिन वो दबाव में है। वो अपने हर उस नेता को भूपेंद्र सिंह हुड्डा की शय पर निपटा देता है जिसको निपटाना होता है। वो चाहे आप किरण चौधरी जी को देख लो, या फिर जो हमारे नेता है श्री राव इंद्रजीत जी, या उनसे और भी बहुत से नेता जो हमारे इधर गए, इधर आए, हमारी पार्टी में भी आए, दूसरी पार्टियों में भी गए। तो ये आप मान के चलो, कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो आज हरियाणा में वो हाल है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक परिवार जो परिवार इस पार्टी पर कब्जा कर रहा है, उसके कारण ये सभी दिखते आ रही है। और लिस्ट क्यों नहीं आ रही इनकी? क्योंकि हर पार्टी निकाल रही है, वो चाहे छोटी पार्टी है चाहे वो बड़ी पार्टी है, चाहे इसका जनाधार चाहे नहीं है, लेकिन हर पार्टी ऐसा कुछ नहीं कि भाई वो लिस्टें निकाल रही है। लेकिन कांग्रेस में कहाँ रुकी ये बातें? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हर जिले में जाकर 20-20 विधानसभा में जाकर 15-15, 20-20 लोग इन्होंने छापी मार दी। तो तुम लोग तैयारी करो, मैं तुम्हारे को टिकट दिलवाऊंगा। अभी कल की मैं बताता हूँ बात, एक इनका नारनौल का कैंडिडेट है जिसने अप्लाई कर रखा है, जस्सी पेटवाल, नाम जानते हो संजय जी? कोई ऐसी बात नहीं। उन्होंने कल अपना पोस्टर जारी किया। पहले तो उन्होंने उससे पोस्टर से वो जो नेताओं की फोटो होती है तो प्रोटोकॉल में केंद्र के या स्टेट के, उनको हटा दिया। अब सिर्फ हाथ बाकी है। तो वो अगर कल वो टिकट इधर उधर होगी तो हाथ भी गायब हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं जो जिन नेताओं को भय लग रहा है वो लोग अपनी तैयारी में बैठे हैं। वो लोग इनकी पक्का इलाज करेंगे बिल्कुल, क्योंकि पता क्या, तफवीज दे दो विश्वास ना दो। इन लोगों ने तो विश्वास दिलाया लोगों को। अभी तो जितना हुड्डा बड़ौदा में जिसने बोला, जब मेरे को 4 आदमी बीच में बोला था, मेरे को एक कपूर नरवाल है,
उनकी हालत इन्होंने खराब कर दी। तो ये क्या है कि अपने सामने किसी को उभरते हुए देखना नहीं चाहता, किसी भी नेता को, वो चाहे किसी जाति का, बिरादरी का कोई भी हो। उन्हें ये लगता है भाई अगर ये नेता आगे आ गया तो तेरे बेटे का फ्यूचर खराब हो जाएगा। अपने बेटे के चक्कर में ये पूरी कांग्रेस का नेस्ता नाबूद कर दिया। पहले जवाब दीजिए नरेश जी का, उसके बाद आप राजवीर जी का जवाब दीजिएगा, मेरी आवाज अगर पहुंच पा रही हो तो। मैं जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस नहीं हो पाया, मैं सिर्फ इस बात कहूंगा कि दो पार्टियां जो आइडियोलॉजिकली नजदीक, जरूरी नहीं है कि हर बार उनके बीच में वो तालमेल बन जाए। कई बार निटी-ग्रिटीज और सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हम समझौता नहीं कर पाते। बड़ी मिसाल एक ही है, हिंदुस्तान में 60s के 60s में कम्युनिस्ट पार्टी सबसे मेन ऑपोजिशन पार्टी, उनमें डिवीजन हुआ किस बात पर? एक कहता नेशनल डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन, दूसरा कहता पीपल डेमोक्रेटिक, और दोनों में डिवीजन हो गई। उसके बाद में जब फिर आके उनको अकल आई कि भाई हमें एक होना चाहिए, आज वो भी एक है, एमएल भी एक है। तो मुझे लगता है कि सबको जो है वो हालात जो है वो सिखा देंगे। जहां तक राजवीर भाई की बात है, देखिए ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस में सारे प्रदेशों में सिर्फ एक हुड्डा जीता बेटा है, या भाजपा में जो है सिर्फ शांता कुमार जी के एक बेटे हैं। बेटे बेटियां सबके हैं, अभी के कभी तो राजनीति में है नहीं। जो राजनीति में एक्टिव है वो अगर उसका अगर फैमिली बैकग्राउंड है उसको थोड़ा बहुत एडवांटेज मिलता है, बट ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ। जैसे एक वकील का लड़का है जो वो जाता है तो जरूर मिल रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस से साबित करना पड़ता है तो कैपेबल है कि नहीं। इसको तो कुछ नहीं आता, ये तो उसका पप्पुआइजेशन करने पे करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए। आज वही पप्पू जो है वो सबका पापा बन गया है। तो ये जो चीज है, महज परिवार से कोई आ रहा है इसलिए वो परिवारवादी है या इनकैपेबल है? क्या बांसुरी स्वराज जो है, सुषमा स्वराज जी की बेटी, आप उसको रिजेक्ट कर देंगे कि वो, क्योंकि सुषमा, मैंने उनको देखा है, उनकी कोर्ट में एक दो बार आर्गुमेंट भी सुनी है, वो बड़ी अच्छी है, मैं तो उसको इस बात के लिए रिजेक्ट नहीं करूंगा कि वो बांसुरी स्वराज है, सुषमा स्वराज की है। क्योंकि परिवारवादी, हमें परिवारवादी कहना, खुद फैमिली मैनेजमेंट, ये मेरे को लगता है कि ठीक नहीं है। और जहां तक आम आदमी है, अभी वो नई पार्टी है, उनकी तो पहली जनरेशन ही है। वो ये बात 10-15 साल बाद यदि उनका कोई परिवार का है और इसलिए उसको डिस्क्वालीफाई कर दें कि भाई नहीं आप पॉलिटिक्स में हमनी थी तो आपको डिस्क्वालीफाई किया, तो तब बात की जाएगी। और इसलिए ये गैर मुद्दे हैं, इस वक्त मुद्दे जो हैं वो जनता के हैं। हमारा कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, हमें कैंडिडेट को नहीं, पार्टी के प्रोग्राम को जो है वो दिल लोग देखते हैं, उसको टिकट देते हैं। जी राजवीर जी, सुषमा स्वराज जी का उदाहरण दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कैपेबल है, तो फिर उसमें ये क्या लेना देना कि वो किसी का बेटा है या किसी की बेटी है, उस तौर पर नहीं तोलती है कांग्रेस। कांग्रेस कैपेबल देखती है कि है या नहीं। राजवीर जी, आप ही से पूछ रही हूँ। पता क्या जी, मैं बड़े अच्छे इनको क्या बोलूं मैं, इनके एक अलग विषय है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा अमेरिका पढ़ रहा था, उसको यहाँ लाके कई लाख से तार दिया और रोहतक से उसको सांसद बना दिया। हमारा सवाल ये है, उन्होंने जमीन पर क्या किया था? 10 साल उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, उस हिसाब से अपनी राजनीति उन्होंने बढ़ाई आगे। जब वो पहली बार सांसद बने थे उनकी कोई योग्यता नहीं थी, वो नए नए प्रेशर थे, वो आके अपने फादर साहब के हिसाब से टिकट देके और जीत गए। तो ये होता है। रही सुषमा स्वराज जी की जो बेटी है बांसुरी स्वराज, तो सुषमा जी जब दायित्व पे थी, आज वो स्वर्ग में और हम यहाँ बैठे हैं। तो उनके जाने के बाद उन्होंने राजनीति में एंट्री की और धीरे धीरे उन्होंने प्रदेश में प्रवक्ता का पद संभाला। उससे पहले प्रदेश कार्यकारिणी में थी वो, उसके बाद उन्हें पार्टी ने पोटेंशियल देकर उनको टिकट दिया, आज वो एमपी है। तो एक जर्नी है वो, लेकिन ये नहीं है कि भाई मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अपने बेटे को इम्पोर्ट करके यार रोहतक के सर पे बिठा दूंगा। कोई काम नहीं किया था उन्होंने, कोई बूथ मैनेजमेंट नहीं किया था उन्होंने, कोई धरने प्रदर्शन नहीं किए थे उन्होंने सामने की चम्मच भी नहीं थी विरासत में। तो आप ये बात मानो कि अब हमारे बारे में भी भाई कह रहे थे आम आदमी पार्टी वाले
वह कार्यकर्ता की बात है, वह कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी जितना सम्मान किसी पार्टी में नहीं है। आपके नेता के पास अध्यक्ष पद भी है राष्ट्रीय, आपके नेता के पास मुख्यमंत्री का दायित्व भी है, आपके जो और मंत्री कितने विभाग है सब पता है उनको, सभी राजनीतिक रैलियां भी कर रहे हैं वो, ठीक है ना। तो आप लोग ये देखो, आप लोगों की जो फाउंडर मेंबर थे आज लोग कहाँ है, उनको किस को आप लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया। और हम लोग राजनीति करने आए हैं, जो सूत्र राजनीति में सवाल को हल करेगा हम वो लगाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है कौन हमारी पार्टी में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा परिवार जो भाजपा है वो एक परिवार है और परिवार में आना जाना लगा रहता है। अब हमारे आ रहे हैं लोग, जो योग्यता है उनको योग्यता के आधार पर टिकट दी जा रही है और टिकट मात्र एक पड़ाव होता है। संगठन में भी बहुत काम होते हैं, सरकार में बहुत काम होते हैं। अरे हर कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी उसके योग्यता के अनुसार काम देती है। चलिए ठीक है, योग्यता के अनुसार भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, काम देती है, ये आपने कहा। लेकिन एक चीज और आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से जोगी सिंह, क्या मानते हैं टक्कर होगी? और दूसरी बात है, जैसा कि कांग्रेस मानती है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर मुकाबला सिर्फ दो ही पार्टियों में है, बीजेपी और कांग्रेस में, लेकिन क्या आप मानते हैं कि अन्य पार्टियां भी अपना वर्चस्व रखती हैं, आपके लिए चुनौती बन सकती हैं, या आप भी सिर्फ कांग्रेस को देखते हैं सामने? ये मुकाबला ही नहीं है, लेकिन चुनाव है, चुनाव में पार्टियां आती है जाती है, कोई मतलब नहीं उन चीजों का। हम सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी है। ये लोग क्या बोलते हैं क्या करते हैं इनका पर्सनल मैटर है। हमारा मुकाबला किसी से नहीं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रदेश पूर्व में प्रदेश में जो वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री नायब जेडी जी, उन्होंने अपना वहां नॉमिनेशन किया है और वो अच्छे मार्जिन से वहां जीतने जा रहे हैं और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी। चलिए ठीक है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेश जी, देखिए कांग्रेस ने तो कह दिया कि सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला है, बीजेपी कह रही है कि हम तो एक तरफा जीत लेने वाले हैं, कोई हमारे कतार में नहीं। लेकिन लाडवा से आपने जोगी सिंह को उतारा है, उधर कांग्रेस के प्रत्याशी विनेश फोगाट के उत्तर में आपने वहां से भी एक खिलाड़ी को उतारा, रेसलर कविता दलाल को। तो क्या लग रहा है टक्कर ये दे पाएंगे? कितनी टक्कर दे पाएंगे? ये तो चलो देश की बेटियां हैं जिन्होंने खेल खेला है, तो राजनीति के अंदर आई और राजनीति के अंदर अपना वर्चस्व कायम करना है। वो तो जनता बताएगी किसको वोट देना है नहीं देना है। वो जनता के मुद्दे कौन बेहतरीन तरीके से बता सकता है जनता के बीच जाके कि और जो मैसेज दे सकते हैं, हम उनके लिए स्वागत करते हैं कि हम किसी के ऊपर कमेंट नहीं करें कि भाजपा ने किसको उतारा और कांग्रेस किसको उतारेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जनता के बीच जाके उस जनता के क्षेत्र की आवाज जो उठाएगा सबसे पहले, और जनता उस पर विश्वास करेगी सबसे पहली बात। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो राजनीति के क्षेत्र में आ जाते हैं, जैसे मैं अभी भाजपा की बात कर रहा था, हेमा मालिनी जी ले लीजिए। हेमा मालिनी जी तो लेके उसके बाद में जो अपने क्षेत्र के अंदर भी आती कभी भी क्षेत्र की राजनीति में उनके लोग वो तो ऐसे ऐसे मैसेज भी पूछे कि अपनी गाड़ी के अंदर किसी को नहीं बैठाती हैं, गाड़ी के अंदर क्या अपने चपले तक उठवाती हैं। तो ऐसे नेता की जरूरत नहीं होती। जनसेवक, नेता का मतलब होता है जनसेवक। और जिनकी बात कर रहे थे परिवारवाद के ऊपर ऑब्जेक्शन कोई नहीं था, लेकिन जो इन्होंने बात करी परिवारवाद बहुत ऐसे अमित शाह के लिए जो मैं पूछ लेता हूँ, अभी हमारे भाई बहुत बड़ा एक्सप्लेन कर रहे थे। अमित शाह के बेटे ने कौन सी क्रिकेट खेल ली, अमित शाह के बेटे ने कौन सी रणजी खेल ली थी, या कोई भी आज जो बीसीसीआई से आईसीसी भी पहुंचा हुई। तो कहीं ना कहीं राजनीति का ध्रुवीकरण जो कहते हैं ना कि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं किसी भी चीज के लिए, चाहे भाजपा कर दी, चाहे कांग्रेस या कोई भी पार्टी या दल जो भी है, लेकिन एक्चुअल में जमीनी हकीकत जो हम जो ऑब्जेक्शन उठाते हैं किसी चीज के लिए और वो काम जो जमीन के ऊपर नहीं दिखाई देता। आज तक मैं कहता हूँ कि किसी ने राजनीति में कोई ऑब्जेक्शन उठाया था कि जो हम 10-10 बार पेंशन देते आ रहे हैं विधायकों की, एमएलए की या एमपी की जो भी है, वो किसी ने कदम की नहीं करी, क्योंकि वो आपका बैठा है। इनको क्यों मिलना चाहिए? उनकी इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री है, उनके फोन बिल्स भी फ्री है, उनको बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं। क्या ये जनता नहीं मान सकती? या जो जनता अपना 60 साल तक के लिए रिटायरमेंट के लिए प्लान करती है, वो 60 साल के बाद क्यों नहीं है उसके लिए पेंशन के लिए हकदार? लेकिन ये विधायक 5 साल के बनने के बाद हकदार हो जाते हैं और 3-4 बार पेंशन लेते हैं। उन्होंने कभी सहता से नहीं छोड़ी, लेकिन इसे सहता से छुड़वानी पड़ेगी इस देश के अंदर। इस देश के अंदर ये मैसेज देना पड़ेगा। ये अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी ने हमने 2 स्टेट के अंदर करके दिखाए, जो स्कूल के लिए बात कर रहे थे, जो ये चीज करके दिखाई आप जमीन पे। आपको कहते हैं आपकी सरकार 10 साल के अंदर ही कदम चोरी उठाया गया। आपने कितने विधायकों की काट दी पेंशन, या कितने विधायकों को जो इतनी बात थी या एमपी के लिए आपने किसके लिए? तो ये चीजें आप मुद्दों तय कीजिए, जनता का पैसा बर्बाद होने से रोकिए। ये जनता का पैसा है किसकी? जनता के लिए। और बहुत सारी चीजें हैं जो जनता के लिए भी बात कर रहे थे, परिवारवाद के लिए बात कर रहे थे। मैं कहता हूँ फाइनली पार्टी सॉरी ठीक है, इसके लिए जो भी बीजेपी की नेत्री के लिए बात कर रहे थे, वो उन्होंने चलो उनके लिए बात करी कि उन्होंने ऑलरेडी संगठन के लिए बात करी। ऐसे ही नितिन गडकरी जी का एग्जाम्पल आप देखिए,
बकायदा वो कहते कि अगर मेरा बेटा अगर राजनीति में आना चाहता है तो बूथ लेवल पे उसके लिए कार्यकर्ता मेहनत करें। लेकिन आज ये देखिए हरियाणा में उल्टा कैसे हो रहा है, इन्हीं के नेता अपने पुत्रों के लिए मांग रहे हैं, पुत्रियों के लिए नहीं मांग रहे हैं, तो वहां पे ऑब्जेक्शन कैसे नहीं है? उन्होंने क्या काम किया है चलिए बताइए। हम तो कहते हैं कि हमारी पार्टी है, हम कई बार देखा आपने साइकिल वाले को भी देते हैं, मोबाइल वाले को भी देते हैं। हम तो अपने कार्यकर्ता को हमारी लिस्ट उठा के देख लीजिए कि 90% हमारे जो कार्यकर्ता हैं जो ऑलरेडी पार्टी से जुड़े हुए थे, हमने उन्हीं को टिकट दिए। 1 या 2% हो सकता है कि जिसके लिए जिससे जहां हमारे पास उस तरह की कैंडिडेट मजबूत नहीं थे। लेकिन आप ये बताइए इनके बेटे बेटियों के लिए जो एग्जाम्पल अभी गिनाए जा रहे थे उनके कुछ देख लीजिए ना, और बाकायदा ब्लैकमेल करके ली जा रही है टिकट। अभी तक जो 3 सीटें रुकी हुई हैं उसमें 1 सीटें जो केंद्रीय मंत्री जी हैं और वो ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मेरे बेटे को दी जाए वो टिकट। चलिए तो वो कल्चर वाली बात कहाँ रह गई? ये तो जो भाजपा के अंदर जो पहले कहते थे कि भाजपा के अंदर ये सब नहीं होता, लेकिन हरियाणा के अंदर देखने को मिल रहा है भाजपा के अंदर ये सब काम हो रहा है। फहरिस्त आपने रख दी है आरोपों की और उदाहरण भी फहरिस्त रख दी है। बस एक छोटा सा जवाब मुझे दीजिए, इस बार कितने का टारगेट लेके चल रहे हैं हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी? कितनी सीटों? 90 सीटों पे मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और बाकायदा ये जनता डिसाइड करेगी कितने का है। और सरकार बिना आम आदमी पार्टी के लिए नहीं बनेगी किसी की भी, ये लिख के दे लीजिए आप। और आम आदमी पार्टी मजबूती से जनता की आवाज उठाएगी और जनता की भलाई के लिए काम करेगी। 5 साल जो है अगर सरकार के अंदर हम आते हैं तो बाकायदा जनता को अच्छी स्वास्थ्य शिक्षाएं देंगे। स्वास्थ्य शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए हम बहुत सारे मुद्दे, बेहतरीन जो मुद्दे हैं जो जनता के बीच है, बेरोजगारी को दूर करने का काम करेंगे बाकायदा। उसके लिए जो ये संख्या बल नहीं बताएंगे, चलिए कोई नहीं, एक बार संजय जी के पास जाती हूँ फिर लौटूंगी आपके पास। संजय जी, दोनों को आपने सुना, दोनों में से जो भी आपको जवाब देने लायक सवाल लगे उनका जवाब जरूर दीजिएगा। एक मुख्य बात जो कही रोहिला जी ने कि चांदी का चम्मच लेके पैदा होने वाली बात हो रही है। हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता को उसके कैपेबिलिटी के हिसाब से रोल दिया जाता है, ना कि इस हिसाब से कि वो किसका बेटा है या फिर क्या उसका बैकग्राउंड है। संजय जी, वो 196 करोड़ की संपत्ति जो है वो भारत को दान दे दी क्योंकि भारत सरकार की हालत ठीक नहीं थी, या उसे ये राहुल गांधी की बात कर रहे हैं जब उनको निकाला गया उनके सरकारी निवास से तो उनके पास रहने के लिए घर नहीं था। देखिए एक बात जो है, यदि मेरे पिताजी प्रोफेसर हैं और मैं भी प्रोफेसर बनना चाहूं तो आप मुझ पर यह आरोप मत लगाइए कि भाई इसके पिताजी भी प्रोफेसर थे, ये प्रोफेसर क्यों बन गया। मैं सिंपल सी बात है कि मतलब मैंने तो आपको सिर्फ 2-3 नाम बताए। आप देखिए बीजेपी में क्या नेताओं के बेटे जो हैं वो जहां तक ये बात करते हैं कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री नहीं बना जी, हमारा बेटा प्रधानमंत्री की रेस में नहीं। आपके भी प्रधानमंत्री जुम्मा 10 साल से है, जो पार्टी 40-50 साल है तो किसी व्यक्ति को, मेरा आदमी व्यक्ति को टिकट इसलिए दिया जाएगा कि वो किसी परिवार का बच्चा है, ना उसको इसलिए उसका टिकट काटा जाएगा कि ये इस परिवार का, तो हमारी नेगेटिव पब्लिसिटी होगी। जो इसलिए मैं फिर ये कहूंगा कि पॉलिटिक्स फिल्मी लाइन हो, कोई प्रोफेशन हो, आदमी को अपनी जो काबिलियत है वो साबित करनी पड़ेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब तक कांग्रेस में थे परिवारवादी, जतिन प्रसाद जब तक कांग्रेस में थे परिवारवादी, मिलिंद गौड़ा जब तक कांग्रेस में थे, और सारे परिवारवादी आपके यहाँ के संसारवादी हो गए। देखिए आपने उनको लिया परिवार के लिए नहीं लिया। मैं फिर कहता हूं, बड़ी ईमानदारी से बात करता हूं, आपने उनकी विजिबिलिटी देखी, आपने उनकी वाइबिलिटी देखी, आपने उनको पार्टी में लिया। उसी तरह हमारा भी वही क्राइटेरिया, हम किसे, हमारी कोई वो थोड़ी चल रही है जिमनी आर्डर के जी जो पिता है उसके बेटे को हमने करना है सक्सेशन, लीगल एयर सर्टिफिकेट हम भी नहीं देखते, हम भी विजिबिलिटी देखते हैं जी। यही क्राइटेरिया हमारा भी है, कह रहे हैं राजवीर जी। जो क्राइटेरिया आपका है वही हमारा भी है। ये प्रॉब्लम है, कांग्रेस हमें याद नहीं रखती। कांग्रेस में तो परिवारवाद है, वो एक अलग बात है। अब बिजनेस की बात की इन्होंने, डॉक्टर की प्रोफेसर की, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं, लेकिन बेसिक बातें समझता हूं मैं। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर कोर्स करके बढ़ेगा, प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर कोर्स करके बढ़ेगा, पेपर क्लियर करके बढ़ेगा। लेकिन आप राजनीति में जाकर आप लॉन्च करते हो
आपने अभी आनंद सिंह भांगी है जो मैन थे, आपके पूर्व में विधायक रहे 3-4 बार, उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च किया और उसको लॉन्च किया भरी सभा में 4-5 सभाओं में, भाई मैं अपनी विरासत अपने बेटे को सौंपता हूँ। अब विरासत तो मैन की जनता तय करेगी ना सर। भाई मैन की जनता ने 52 लाख गांव के सरपंचों ने वहां उनको लिख के दिया दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कि भाई आप आ जाओ यहाँ, लेकिन इस परिवार से हमें बचाओ। लेकिन ये परिवारवाद जब पूरा गांव विरोध कर रहा है, पूरा हल्का विरोध कर रहा है, और फिर आप लोग उनको टिकट दे रहे हो, तो ये परिवारवाद मैन की छाती पर बिठा दिया ना आप लोगों ने। जो लोग पसंद नहीं कर रहे लेकिन फिर भी धक्के से तुम इसको पसंद करो, तो वो जनता जवाब देगी अब आपको। ऐसे बहुत से उदाहरण है सर। आप ये मैम वाला आनंद सिंह भांगी वाला एक बार सर्च कर लेना, 5-7 वीडियो मेरे पास भी पड़े हैं जिसमें वो बार बार दीपेंद्र सिंह को बुला के 2019 में वो क्यों आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया था जब वो उठा साहब एक नई पार्टी बनाने की कोई प्लान में थे, तो वो बोला मैं तो कांग्रेस के साथ रहूंगा, तो वो हरा दिया ना उनको। तो ये सारी चीजें सब समझते हैं सर। आप समझिए मेरी बात को, परिवारवाद, वंशवाद बीजेपी कांग्रेस का एक वो है कि भाई मतलब अमर बेल है कांग्रेस की, कांग्रेस इसके बगैर जिंदा रह ही नहीं सकती। और हमने कभी राहुल गांधी की बात करता ही नहीं, मुझे क्या मतलब। और हम हरियाणा की राजनीति करते तो हरियाणा के मुद्दों पर बात करेंगे, ठीक है ना। अब आप लोगों ने जेल में बंद आपके 3 नेता थे, तीनों को टिकट दिया आप लोगों ने जो ईडी के चक्कर में है, ठीक है ना। आज कैथल में तो बयानबाजी हुई है, आपने श्वेता ढूंढने कोई नॉमिनेशन के लिए कोई टाइम रखा अपना, तो विकास सारण की टिकट कट गई। ये पब्लिक में मुझे नहीं पता इस बात का क्या सच्चाई है, लेकिन आप लोगों में जो द्वंद्व चल रहा है ना वो हर सीट पर है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। वो दिखाई देगा 8 तारीख को जब लोग आपके ओके भरेंगे पक्के वाले। चलिए ठीक है, ये देखने वाली बात होगी। संजय जी को जवाब देना चाह रहे हैं। संजय जी, जो पॉलिटिशियन है ना उसको पब्लिक आई की स्क्रूटनी में डेली गुजरना पड़ता है। जो जितने बड़े नेता का बेटा है उसकी एक्सपेक्टेशन उसके पिताजी से होती है। आप अनफॉर्चुनेटली क्या है, जो चरण सिंह जी के पोते हैं जो आजकल इनकी पार्टी में, लोग उनको चरण सिंह से कंपेयर करते हैं। उनको चरण सिंह के परिवार का होने का लाभ है, लेकिन साथ ही साथ ये उनके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है। एक मैं एडवर्टाइज कोई इंटरव्यू सुना था, अभिषेक कहता है जी मैं इतना बुरा एक्टर नहीं हूं, लेकिन जब लोग मुझे पर्दे पर देखते हैं तो वो मेरी कंपैरिजन अमिताभ बच्चन से करते हैं, और तब उसके लिए प्रॉब्लम है। तो एक तो ये बिल्कुल छोटी सी बात मैं ये करनी चाहता था। लास्ट मेरी बात ये है, देखिए आप कोई कमी निकालना चाहें किसी भी नेता में, आप उसकी मेरिट पे कीजिए, ना तो उसके बैकग्राउंड। मैं कहता हूं कि वो पॉलिटिशियन का छोड़िए, मान लीजिए वो डकैत का भी लड़का है, लेकिन अगर वो अच्छा काम करता है और उसमें कैपेबिलिटी है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हम इसके साथ उसका जो लिंकेज है, ये कोई घोड़े की नस्ल थोड़ी है कि हमने जो घोड़ा खरीदना हम पहले उसकी ब्लड लाइन, डर्बी में ऐसा ही होता है, ब्लड लाइन आती है, वो पूरी किताब होती है हर घोड़े की, ब्लड लाइन नहीं देखनी। ह्यूमन बीइंग में चेंज होने की और उस तरीके से अपने आप को ढालने की है तो उससे बात की जाए। और ये मुद्दा इस वक्त कौन परिवारवादी कौन, हम पॉलिसीज पे बात करें, हरियाणा के लिए कौन अच्छा है। आपने 10 साल काम किया, लोग अगर आपके काम को पसंद करेंगे आखिरी बार आएंगे, नहीं करेंगे तो कोई और आएगा, शायद हम आएंगे। तो मैं तो बड़े इसको पॉजिटिव वे में लेता हूं। डेमोक्रेसी इसी तरह वर्क करे और विकसित हो, ये हम नहीं, आपकी बातों से लग ही रहा है। आप बड़े ही पॉजिटिव वे में जवाब दे रहे हैं हर एक सवाल का, हर एक आरोप का। चलिए ठीक है, मैं इसका जवाब आगे लूंगी आपसे। नरेश जी, एक फाइनल कमेंट आपका चाहूंगी अब पूरी डिबेट पर। कमेंट यही कि हम जनता के बीच जनता के लिए काम करेंगे और जनता के बेहतरीन मुद्दे जो है जनता हरियाणा की भलाई के लिए काम करेंगे, और जो भाजपा ने जो 10 साल के शासनकाल में जो नहीं किया जनता के बीच में वो सब करेंगे। जो स्कूलों की बदहाली हुई, स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो चरमरा रही पूरी की पूरी, क्योंकि एनसीआर के जितने भी सटे हुए हरियाणा के क्षेत्र है सारे के सारे दिल्ली के अंदर रेफर केसेस कर दिए जाते हैं। स्कूलों की बदहाली का रिजल्ट आप देख सकते हैं, बाकायदा हम कहते हैं कि दिल्ली के जनता के लिए जो हमने किया, दिल्ली के जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट देखिए। अगर आप किसी भी हरियाणा वासी को ये कहना चाहता हूँ, आपके थ्रू मैसेज देना चाहता हूँ, आप अपने एक बार रिश्तेदारों से पूछ लीजिए कि हाँ आपके बच्चों का रिजल्ट कैसा आया दिल्ली के हमने अगर स्वास्थ्य सेवाएं जो है और शिक्षा का जो मॉडल है वो ऑलरेडी अगर अपने रिश्तेदारों से पूछेंगे उसके बाद हमसे पूछने के बाद वोट करिए। जब हम कहते हैं कि अगर हमने काम किया है तो उनसे पूछने के बाद आप हमें वोट करिएगा।
जरूर आपके माध्यम से यही हमारा मैसेज है हरियाणा की जनता के लिए। चलिए ठीक है, राजवीर जी एक फाइनल कमेंट आप भी दीजिएगा संजय जी के जवाब के साथ। क्या बात करूँ मैं, इनकी पार्टी की तो जानकारी नहीं बिल्कुल क्या रहा है। विकास हारण में श्वेता धुल ने कलार से इन्होंने आज नॉमिनेशन कर दिया। टिकट का पता नहीं किसको मिलेगी, अगर टिकट एक को मिलेगी तो दूसरा रिलीज आएगा। ऐसे ही आपको लेटेस्ट बताता हूँ कि मेरे पास वीडियो पहुंचा है। प्रदेश गिल लाइन का एक कार्यकर्ता जीन विधानसभा में, मैं बता रहा हूँ संजय जी, अभी उन्होंने वीडियो जारी करके कहा वो कल नॉमिनेशन करेंगे। राजघरानों की तो एक राजनीति उसको खत्म करने का काम करेंगे। तो राजघराने तो कौन से, वो आपके ही राजघराने, हमारे तो है नहीं। वो हम लोग तो जमीन से उठ के आए हैं, तो राजघराने तो आपके हैं, वो आप लोग संभालो चीजों को। तो आप ये मान के चलो आपका जो लावा उनका सीटें बाकी है वो फूटने वाला है। वो 1 घंटे में फूटो, 2 घंटे में, 4 घंटे में, और कल का दिन तो आपके लिए ऐतिहासिक रहने वाला है। कितने नॉमिनेशन हो आपको भी पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा पॉजिटिव राजनीति करती है। हम लोग यहाँ काम करने के लिए आए हैं, 10 साल हमने काम किया है और काम के आधार पर जनता में जा रहे। हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारा जो नेतृत्व है नीचे से ऊपर तक सभी हम अपने काम में लगे हुए हैं। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कमल पिछली बार खिलेगा और हम जो हमारे पिछली बार जीते हैं उससे ज्यादा मेजोरिटी से हम वापस आएंगे। चलिए ठीक है, संजय जी आप एक फाइनल कमेंट आप दे दीजिए पूरी डिबेट पे। उनकी आवाज मेरे पास समझ नहीं, आप जरा नक्शा बता दीजिए उन्होंने कहा क्या। मैं उनकी आवाज समझ ही नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, तकनीकी खामी दरअसल चल रही है, आपकी भी आवाज में काफी डिस्टर्बेंस आ रहा है। बताओ। चलिए ठीक है संजय जी, आपकी भी आवाज भी सही से नहीं आ रही है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जोड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो विधानसभा चुनाव में अब कम ही दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले नामांकन के लिए आखिरी 1 दिन, लेकिन अभी तक पार्टियों की फाइनल लिस्ट नहीं आई है। नेता टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब उनके नाम का ऐलान होगा, कब उनके नाम का टिकट निकलेगा। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।